नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से डोनेशन के मामले में बीजेपी के पूर्व सीएम, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी, और कल प्रदेश भर में कमलनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला है। वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने गांधी खानदान को फायदा पहुंचाने का काम किया है। तो ये बड़ी खबर है। कल बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ उनका पुतला दहन भी किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला है। इस प्रकार से कमलनाथ जी ने गांधी खानदान को चीनी पैसा मुहैया कराने के लिए देश के साथ आर्थिक गद्दारी की, और उसी का दुष्परिणाम है कि चीन के कारण भारत के कुटीर, लघु उद्योग और व्यापार को बड़ा झटका इसके माध्यम से लगा है, जिसका उल्लेख मैंने आपको किया कि हमारे देश के गांव-गांव तक मिट्टी, लोहा, लकड़ी आदि पर आधारित लघु उद्योग जो थे, कमलनाथ की इस हरकत के कारण तबाह हो गए, और हमारे कुशल कारीगर जो अपने घरों में रहकर बर्तन, खिलौने, दोने, पत्तल, कृषि उपकरण, घड़ियां, डायल, अगरबत्ती आदि बनाने का काम करते थे, वे अचानक बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा अपराध जब वो वाणिज्य मंत्री थे तब उन्होंने इस देश के अंदर किया है। इस सारे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ के इस करतूत को लेकर, और हमने नारा दिया है कि चीन के दलाल, कमलनाथ देश के गद्दार, और इसको लेकर के हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में कमलनाथ के पुतले दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। वीडी शर्मा बेहद तीखा हमला बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर चीन का एजेंट करार दिया जा रहा है। कल प्रभात झा ने बेहद तीखा हमला किया था। उससे पहले जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था, और यहां तक कि प्रभात झा ये तक कह गए थे कि वाणिज्य मंत्री रहते चीन के एजेंट के तौर पर कमलनाथ काम कर रहे थे। और आज वीडी शर्मा ने साफ कर दिया कि पूरे प्रादेशिक स्तर पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। कमलनाथ के खिलाफ पुतला दहन भी किया जाएगा। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, एक बार फिर उपचुनाव से अगर जुड़े हम, और खासतौर से एक वक्त मुद्दा राष्ट्रवाद में पाकिस्तान केंद्र में होता था, ऐसा लग रहा है कि अब चीन केंद्र में है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है प्रशांत, और इस केंद्र बिंदु को अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो 24 सीटों का उपचुनाव होना है उसमें भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये मुद्दा उठाया है, पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बात और विशेष रूप से देखने को मिल रही है कि इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, तत्कालीन वाणिज्य कर मंत्री, जैसे कि आरोप बीजेपी के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो डोनेशन मिला चीन से, उसमें उनकी भूमिका थी। तो अब इसको उपचुनाव में कहीं ना कहीं कैश कराने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, और एक नया राष्ट्रवाद जो चीन को लेकर है, वो आपने सही कहा कि मुद्दा उछाल दिया गया है। कल पूरे प्रदेश में बीजेपी ने कहा है कि वो कमलनाथ का पुतला दहन करेगी, और इस बात को प्रचारित करने की कोशिश की जाएगी कि चीन जो इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा है भारत का, उसका समर्थन किसी वक्त में कमलनाथ ने और कांग्रेस ने किया था। तो निश्चित ही ये चुनावी मुद्दा है। आने वाले दिनों में जब चुनावी सभाएं होंगी तो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ में बीजेपी के नेता बोलते हुए दिखाई देते थे, तो वो शायद वक्त दूर नहीं है, और वो शब्द भी दूर नहीं है जब ये दिखाई दे कि चीन को लेकर किन किन लोगों ने उसका साथ दिया था, किस किस वक्त में साथ दिया था। तो पूरी बिसात एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर बिछा दी है, और उसमें अब टारगेट करने की कोशिश कमलनाथ को है, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु है बीजेपी के विपक्ष के तौर पर। जी बिल्कुल 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 शरद, 3-4 मसले उपचुनाव से पहले लगातार कांग्रेस उठा रही है, चाहे कोरोना संक्रमण का मामला हो, कोरोना संक्रमण काबू नहीं कर पाने का
भी आरोप बीजेपी सरकारों पर कांग्रेस लगा रही है। मजदूरों की परेशानी हमने देखी, वो भी मुद्दा बनाने की कोशिश में कांग्रेस। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के जो बढ़े दाम हैं उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन हाल ही में कांग्रेस ने किया है। ऐसे कुछ और मसले, और चीन पर तो लगातार आक्रामक है ही कांग्रेस। क्या हम ये मानकर चलें कि इन सभी मुद्दों की काट इस मसले के जरिए बीजेपी करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, इस नज़रिए से देखने में कोई दो राय नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई अस्त्र हैं ऐसे चलाने के लिए जो उपचुनाव में सरकार के और बीजेपी के खिलाफ चलाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के भी जो उसका पास हथियार कह सकते हैं, सियासी तौर पर अस्त्र कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल बीजेपी की ओर से किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किसकी बात जनता को ज़्यादा लुभा पाती है। क्या कोरोना जैसे विषय, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, मजदूरों की जो परेशानी है वो मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया गया है। तो एक तरफ कांग्रेस अपनी बात रखेगी, एक तरफ बीजेपी ने जिस तरीके से बिसात बिछाई है उपचुनाव को लेकर, कमलनाथ को घेरने की, सीधे कमलनाथ को टारगेट किया जा रहा है। कल प्रभात झा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें सीधे तौर पर कमलनाथ को उन्होंने चीन का एजेंट तक करार दे दिया। आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये सारी बातें कही कि पूरी बीजेपी ही अब कमलनाथ के खिलाफ उतरेगी। तो निश्चित ही दोनों पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के। देखना होगा कि जनता को कौन सी बात ज्यादा लुभा पाती है या प्रभावित कर पाती है। जी, उपचुनाव से पहले ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर, अब इनमें कितनी हकीकत है ये समय के साथ साफ होगा। रहिएगा, शरद आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब अगली खबर का रुख करें। भंवर सिंह शेखावत और कैलाश विजयवर्गीय के बीच विवाद का मामला, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है इस मामले पर। ये हमारे परिवार का मामला है, बातचीत से सुलझा लेंगे। तो भंवर सिंह शेखावत और कैलाश विजयवर्गीय के बीच विवाद का ये मामला है। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है, सुनते हैं। भंवर सिंह शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मेरी उनसे बात हुई है, आपसी मुद्दे हैं, कभी कभी इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और उनके साथ हम अपने घर का मामला है, हम घर में उसको उनके साथ बैठ करके। और अब इस विवाद पर वीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये परिवार का मामला है, बातचीत से सुलझा लेंगे। शरद बने हुए हमारे साथ। शरद, एक बार वो विवाद फिर बताइए जरा थोड़ा सा दर्शकों को। और उसके बाद सवाल ये कि जब ऐसे नेताओं के बीच विवाद होता है तो केवल आसानी से बातचीत से चीजें सेटल हो जाएंगी क्या? सिर्फ एक ही वजह नहीं है, एक ही बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब गड़े मुर्दे बीजेपी में उखड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। शेखावत ने कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय पर सवाल खड़े किए थे, उन्होंने बयान जारी किया चुनाव को लेकर किस तरीके से बातचीतें हुई। तो ये सारी जो बातें हैं वो निकल के आई। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के खुद के भी इस वक्त में हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे बयान उनके सामने आ रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो निश्चित ही संगठन के लिए सिर्फ इन दो नेताओं के नहीं बल्कि बीजेपी के और भी जो नाराज नेता हैं या जो लीग से हटके या पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, उनको साधना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और उस चुनौती के पीछे की जो वजह है वो कहीं ना कहीं आने वाला जो उपचुनाव है वो है, क्योंकि ये उपचुनाव ही ये तय करेगा कि आखिरकार उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य क्या होगा। तो सिर्फ पार्टियां ही नहीं, वो मोहरे भी कहीं ना कहीं तोल मोल कर अपनी बात बोल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सियासी तौर पर उनके बोलने से ये फायदा हो सकता है या फिर उनकी अहमियत बढ़ सकती है पार्टी में वक्त को देखकर। लेकिन इन सारे बातों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह कहा है कि परिवार का मुद्दा है। यही वजह है कि बयान और ऐसी बयानबाजी का खामियाजा भी स्वाभाविक है कि कई बार सियासी दलों को भुगतना पड़ता है। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर रायपुर से है। कल बीजेपी बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रही है। रैली से 3 लाख लोगों के जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने पीसी कर इसकी जानकारी दी है। 25 लाख घरों तक पहुंचाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की विफलता लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत बीजेपी की सोच है। ये विष्णुदेव साय कह रहे हैं, हमने अंत्योदय के लिए काम किया है। विष्णुदेव साय का ये दावा है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि
प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह और सरोज पांडे के अलावा धर्मलाल कौशिक ने ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये जानकारी दी। ये 1 साल का कार्यकाल रहा है और पार्टी के निर्णय के अनुसार इसको हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के, इस प्रदेश के एक घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये काम 7 जून से प्रारंभ हुआ है। एक पार्टी ने कार्यक्रम बनाया है जनसंपर्क अभियान। इसमें हमारे दो कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी की जो चिट्ठी है और 1 साल की उपलब्धि का जो पत्रक है उसको घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और 25 लाख घरों तक पहुंचने का हमारे प्रदेश का लक्ष्य है और हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। हम लोग लक्ष्य प्राप्ति करके रहेंगे। तो कल बीजेपी प्रदेश में बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रही है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, प्रदेश अध्यक्ष बदला है और इसके बाद लग रहा है कि शायद बीजेपी के अंदर सक्रियता भी इसके साथ बढ़ गई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये चीजें देखी जा रही है, लेकिन अपनी प्लानिंग से बीजेपी की और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो बताएंगे कि कल जो वर्चुअल रैली है उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है सर आप लोगों ने और एक साथ पूरी जो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वो सामने आए हैं, किस तरह की प्लानिंग है कल को लेकर? अभी पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे शासनकाल का शानदार 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसमें देश को अनेक सौगातें मिली हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम चला रही है। उसमें एक तो जनसंपर्क अभियान चलाए हैं, जिसमें हमारे दो कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 साल की उपलब्धि का पत्रक और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्र घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और चूंकि अभी कोरोना महामारी है, इसलिए हम लोग बड़ी सभा या रैली नहीं कर सकते, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक उपलब्धि को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हर जिला में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में और मोर्चा प्रकोष्ठ के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक किया गया है। और इसी कड़ी में कल 28 जून को 12:30 बजे एक बड़ी वर्चुअल रैली होने वाली है, जिसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी संबोधित करेंगे, जिसमें हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक साथ देखा गया सर कि लंबे समय बाद पार्टी के तमाम बड़े नेता सामने आए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले हैं और आपने ये पूरी जिम्मेदारी संभाली है, तो किस तरह के प्लानिंग से क्या नए तरह से सक्रिय होना चाहती है विपक्ष के तौर पर बीजेपी? नहीं, एक संयोग भी है। आज सभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ थे और सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। संयोग था और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट ही है। हाँ। ये जो वर्चुअल रैली है सर, इसके जरिए जिस तरह से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके सभी ने आपने बताया कि किस तरह से उपलब्धियां रही है केंद्र सरकार की। वर्चुअल रैली के जरिए भी क्या उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी? उसके साथ ही क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, जो सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या ये भी एक प्लानिंग है? देखिए, वर्चुअल रैली के माध्यम से भी 1 साल की उपलब्धि को बताएंगे और कोरोना महामारी से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को सहयोग किया है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो 1,70,000 करोड़ का या फिर 20 लाख का आर्थिक पैकेज हो, उस सब की भी चर्चा होगी। और यहाँ की प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो 1.5 साल में अपने हर मोर्चे में विफल हुई है, उस पर भी वर्चुअल रैली में चर्चा होगी। बिल्कुल ममता को संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान और वर्चुअल रैली और इसके जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश, और एक लिहाज से कह सकते हैं कि न केवल 2023 बल्कि 2024 की भी तैयारी, चूंकि मोदी सरकार की भी उपलब्धियां बीजेपी गिनाने की तैयारी में है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी एक बड़ी वर्चुअल रैली छत्तीसगढ़ में कल करने जा रही है और इस
रैली के जरिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को बीजेपी जोड़ेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर भोपाल से है, जहां आयुष डॉक्टरों ने सीएम को पत्र लिखा है। कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों ने अपनी परेशानियां और समस्याएं भी बताई हैं। 60,000 रुपए महीने मानदेय देने की मांग अब आयुष डॉक्टरों के जरिए सरकार से की जा रही है। इतना ही नहीं, आयुष इंटर्न डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग भी इस पत्र के जरिए की गई है। तो ये खबर भोपाल से, जहां आयुष डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कोरोना ड्यूटी में लगे इन सभी आयुष डॉक्टरों ने अपनी समस्याएं और परेशानी का जिक्र इस पत्र में किया है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा गया है। न केवल परेशानियों का जिक्र किया गया, बल्कि 60,000 रुपए महीने मानदेय देने की मांग भी ये आयुष डॉक्टर कर रहे हैं। खबर शिवपुरी से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला अस्पताल में रिश्वत मामले में कार्रवाई हुई है। प्रसूता के परिजनों से पैसे मांगने वाली नर्स को हटा दिया गया है। सिविल सर्जन पीके खरे ने कार्रवाई की। मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है और दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हेड ऑफिस पत्र लिखा गया है। दरअसल लापरवाही को, गड़बड़ी को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये शिवपुरी का मामला है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला अस्पताल में रिश्वत मामले में कार्रवाई की गई है। और खबर भोपाल से, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम शिवराज कल दिल्ली दौरे पर जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। 29 या 30 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ये एक बार फिर सेट करें। और चूंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा और सुहास भगत से लंबी चर्चा कर चुके हैं, लंबी मंत्रणा कर चुके हैं। इसके बाद खुद शिवराज सिंह चौहान ने यह एक्सेप्ट किया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आखिरी जो चर्चा होगी वो दिल्ली में होगी। दिल्ली में ही आखिरी मुहर लगेगी। और अब आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी उनकी। आखिरी जो मुहर है, माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जिन नामों को, जिन चेहरों को शामिल किया जाना है, उन पर चर्चा के बाद आखिरी मुहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। और इसके बाद 29 या 30 जून को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की लंबे समय से जिसका इंतजार है। और हो सकता है कि जल्द ही उसका पटाक्षेप भी हो जाए, वो तस्वीर साफ हो जाए कि मंत्रिमंडल में कौन होगा, किन किन नामों पर केंद्रीय जो नेतृत्व है वो मुहर लगाएगा। चूंकि कल शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहेंगे और वहीं केंद्रीय नेतृत्व से इस पर चर्चा भी करेंगे। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद, बहुत सारे नाम हैं जिन पर चर्चाएं हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि यहां भी एक लंबी सूची या बड़ी सूची तैयार की गई होगी, जिनमें अगर कुछ नामों पर केंद्रीय नेतृत्व को आपत्ति भी हो तो कुछ नए नाम सुझा दें शिवराज सिंह चौहान। शरद। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे पहलू हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है। और इससे पहले कई बार ये अटकलें लग चुकी हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली कब जाएंगे। लेकिन अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कल दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली में वो जो वर्चुअल रैलियां बीजेपी की हो रही हैं मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर, उसके तहत वो छत्तीसगढ़ की जो वर्चुअल रैली है उसको दोपहर 12:30 बजे संबोधित करेंगे। और ये संबोधन उनका दिल्ली से होगा। यानी कि एक बात साफ है कि उनका जो दिल्ली दौरा है, जो पिछले काफी वक्त से टल रहा था, वो अब कल लगभग फिक्स हो गया है। और कल मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तो फिर इस सभा के साथ साथ
राजनीतिक तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा की जानी है वो भी उनकी केंद्रीय नेतृत्व के साथ में होगी, क्योंकि इससे पहले जब यहाँ मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन में हमने देखा था बैठकों के दौर चले थे, तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना बयान जारी करके ये कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये अब लगता है कि लगभग मंत्रिमंडल विस्तार की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 29 या 30 तारीख को विस्तार की तारीख भी तय हो सकती है। हालांकि यहाँ पर अभी एक पेंच राज्यपाल को लेकर फंसा हुआ है कि राज्यपाल आखिरकार अगर प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे तो फिर वो राज्यपाल की नियुक्ति कब होगी, क्योंकि अभी राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं। तो ये भी एक पहलू देखना होगा विस्तार से पहले। तो देखते हैं कि आखिरकार इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है जो बात आपने कही है कि नामों को लेकर सहमति बन पाना बहुत बड़ी बात है, और इसमें कहीं ना कहीं एक बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी होना है। तो कल जब दिल्ली दौरे पर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनकी मुलाकात होना बताई जा रही है, और इस मुलाकात में भी वो चेहरे यानी कि न केवल सिंधिया के साथ बैठक होगी बल्कि जो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का उसके साथ भी चर्चा होगी। स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थक भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर रतलाम से खबर है, जहां सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। फतेह मोहम्मद को कार ने टक्कर मार दी। होमगार्ड जवान की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। रात में पेट्रोलिंग के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है जावरा नगर के ताल नाका चौराहे के पास की ये घटना है। तो रतलाम में सड़क हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। वाहन चालक जो आरोपी है वो वाहन लेकर फरार हो गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भोपाल से है। सैनिटाइजर पीने से एक युवक की मौत हो गई है। कार से युवक का शव बरामद हुआ है। पिपलानी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, एक युवक ने सैनिटाइजर पी लिया जिससे उसकी मौत हो गई है। कार में इस युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की जो जानकारी मिली है अभी तक कि सैनिटाइजर पीने से युवक की जान गई है। पिपलानी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कार से युवक का शव बरामद हुआ है। तो भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का मामला, जहां एक युवक का कार में शव बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि सैनिटाइजर पीने से युवक की मौत हुई। आगे बढ़ते हैं। उधर कोरोना संकट के बीच सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से अच्छी तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर यहां तैनात डॉक्टरों को हर कोई सलाम कर रहा है। दरअसल यहां के कोविड वार्ड के डॉक्टर राउंड पर थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला मरीज ने बीएमसी के डॉक्टरों को गले लगा लिया। डॉक्टर के गले लगते ही महिला भावुक हो गई, तो वहीं डॉक्टर ने महिला मरीज का हौसला बढ़ाया। इस तरह की तस्वीर कोरोना संकट में सुकून देती है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भारत के लोगों से पूरी तरह चीन के बने उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करने की अपील की है। कंगना ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि चीन से ये युद्ध लड़ने के लिए हमें एकता के साथ सामूहिक रूप से खड़ा होना होगा। अब चीनी बंद। वीडियो में कंगना ने कहा है कि भारतीय होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चीन का हर स्तर पर विरोध करें और इसके लिए हमें चीन के उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करना होगा। हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।